फिर आ जाती है मौद्रिक लागत और वास्तविक लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका अंतर मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, उत्तर लिखा हुआ है, जो पढ़ करके देखना चाहते हैं पढ़ करके देख लें। होता क्या है राजा बाबू, कोई भी आर्थिक गतिविधि होती है ना, मान लीजिए मुझे समोसे की दुकान मैंने बनाई, किसकी बनाई, समोसे की। अब समोसे में क्या क्या लगता है मुझे सब कुछ तो नहीं पता, लेकिन हाँ आटा तो लगता है। फिर गाना भी चलता था, जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार के ऊपर लालू के ऊपर कुछ चला करता था। तो आलू और लालू यानी कि आलू की बात भी आ गई है ना। फिर कुछ तेल भी लगेगा, फिर मेरा कुछ यहाँ पर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी होगा, कढ़ाई खरीदनी पड़ेगी, तेल खरीदना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारे जो खर्चे होंगे मैं क्या लिखूंगा कि मैंने 10 रुपये का आटा लिया, 5 रुपये का आलू लिया, जो भी है हर चीज़ को मैं जिसको कीमत में लिखता चला जा रहा हूँ आराम आराम से जोड़ते हुए, जो मेरा समोसों को बनाने में खर्च हुआ। मान लीजिए मैं सब कुछ खर्च किया 400 रुपये और मैंने 200 समोसे बना डाले, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा औसतन एक समोसा 2 रुपये का बना कि नहीं बना। ठीक, तो ये वाली जो लागत है जो सीधे सीधे आप जोड़ करके निकाल करके आ पा रहे हो, इसको हम लोग बोल देते हैं मौद्रिक लागत। क्या बोल देते हैं, मौद्रिक लागत। तो आप सोचोगे वास्तविक लागत भी तो यही होती है, वास्तविक लागत कैसे कुछ अलग हो सकती है। तो मैं बोलूँगा कि वास्तविक लागत जो है ना वो बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। क्या है, बहुत ही विस्तृत अवधारणा है। हम लोग कहते हैं कि भाई जब मेरी दुकान है, मेरी दुकान के बगल में कोई इंसान बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, उसकी पढ़ाई मेरे समोसे बनाने से डिस्टर्ब हो रही है। क्यों, क्योंकि मैं समोसा बनाते हुए गाने भी गाता हूँ। ठीक, तो क्या हो रहा है, कुल मिला करके जो भी काम किया जा रहा है उसमें होने वाले हर तरह के कष्ट को भी आप इंक्लूड कर लेते हो, हर तरह के प्रदूषण को भी आप इंक्लूड कर लेते हो। मैंने समोसे बनाए तो कुछ तो धुआं वगैरह निकला, तो हर तरह की कॉस्ट, जो साहसी है, उद्यमी है, वो अपने बाकी उसी पूंजी को निवेश कर देता कहीं पर, उस पर उसको कुछ ब्याज मिलता, इसने उस चीज को भी छोड़ दिया है ना। आसपास के लोगों को, समाज को कुछ कष्ट हो रहा है, वो कष्ट भी सहना पड़ रहा है समोसे को बनाए जाने की प्रक्रिया में। तो ये सारी चीजें जो हम जोड़ लेते हैं तब हमें मिलती है क्या, वास्तविक लागत। अब आप सोचोगे यार वास्तविक लागत की गणना कैसे की जाएगी। बिल्कुल सही बात है, इसकी गणना करना काफी कठिन कार्य होता है। वास्तविक लागत की गणना करना कठिन कार्य होता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन ये हम लोग क्यों जोड़ते हैं, ये हम लोग तब जोड़ते हैं जब हम लोग सोशल कॉस्ट की बात करते हैं। आप लोग हायर एजुकेशन में जाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने एक फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री में मैंने सब पूरा खर्चा कर दिया मैंने 10 करोड़ रुपए का, कितने का, 10 करोड़ रुपए का, 4 3 7 और 1 8, ठीक। और प्रोडक्शन मैंने बना दिया 50 करोड़ का, तो मैं तो खुश हो गया कि भाई देखो 40 करोड़ का तो मुझे मुनाफा हो रहा है। लेकिन पता चला कि मेरी उस फैक्ट्री की वजह से किसी नदी को 100 करोड़ का नुकसान हो गया। क्या हो गया, उस नदी को साफ करने में 100 करोड़ खर्च हो रहा है जो मेरी फैक्ट्री प्रदूषित कर रही थी। तो वास्तव में पूरे समाज को नुकसान होगा है, और इसी वजह से हम लोग वास्तविक लागत के कॉन्सेप्ट को महत्व देना स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर क्या मिल रहा है, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत और कुल लागत की अवधारणाओं की बात करिए। ठीक है, ये है कुल परिवर्ती लागत और कुल लागत, बहुत ही आसान है। यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों को बोलूंगा, जो आएगा मैं लिख करके दे देता हूँ, आएगा सीमांत। सीमांत समझते हैं, मार्जिनल, अगली इकाई के लिए क्या होने वाला है। इस कॉन्सेप्ट पर एक ना एक प्रश्न आता ही है, हमेशा आता है बोर्ड एग्जाम्स में, तो आएगा। यहाँ पर हम लोगों ने सीमांत लागत की बात नहीं की है अभी, ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन मुझे याद आएगा कि इस पर कुछ ना कुछ तो आता ही है, तो मैंने आपको बताया। अभी देख लेते हैं ये क्या होता है। इसमें टेबल देख लेंगे, बाकी सब आपको जो कुछ लिखा पड़ा है वो तो आपको मालूम ही है। टोटल कॉस्ट हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों कॉस्ट को मिला देते हैं। टोटल कॉस्ट मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टीएफसी। फिक्स मतलब स्थिर, वेरिएबल मतलब परिवर्ती। क्या किया, कुछ नहीं किया, कुछ आंकड़े ले लिए। यहाँ पर आपकी क्वांटिटी है, आउटपुट है, मात्रा है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके आप वस्तुएं बनाते चले गए। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि जो आपकी कुल स्थिर लागत है, स्थिर लागत तो स्थिर ही रहेगी। आपको समोसे बनाने थे, 20 रुपए की कढ़ाई आ गई, कलछी आ गई, तो वो 20 रुपए का इन्वेस्टमेंट जो फिक्स्ड है, जो परिवर्तित नहीं होगा, चाहे आप 0 समोसा बनाओ, चाहे आप 500 समोसे बना दो, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि पहला समोसा बनाने जब तक आपने 0 समोसा बनाया तब तक तो कुछ भी नहीं लगा, लेकिन आप जब पहला समोसा लगा रहे थे तो उसमें तेल लगा और उसमें आटा लगा, उसमें आलू लगा, उसमें मिर्च मसाला लगा, तो 10 रुपए का खर्चा आ गया। लेकिन जब दूसरा बनाया आपने तो कुल मिलाकर के 18 का खर्चा आया, तीसरा बनाया तो कुल मिलाकर के 24 रुपए का खर्चा आया, चौथा लगाया तो कुल मिलाकर के 29 रुपए का खर्चा आया। ये कुल मिलाकर के 29 रुपए का खर्चा कौन सा खर्चा है, जो कुल मिलाकर के नया खर्चा है। 20 का तो हो ही चुका है, ये कुल मिलाकर के 24 का मतलब ही नहीं कि सिर्फ
टोटल 24 हो रहा है। ये 24 वो है जो आपको अब 3 समोसे बनाने हैं। 20 रुपए के आपने कढ़ाई कलछी तो खरीद ही ली थी, 24 रुपए में क्या हो रहा है, आपको 3 समोसे को बनाने का मटेरियल इत्यादि उसका जो श्रम है उन सब में खर्च करना पड़ रहा है। तो आप हर अगले जैसे जैसे आपकी इकाई परिवर्तित हो रही है, ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है, जैसे जैसे इकाइयां परिवर्तित हो रही है, निर्गत स्तर परिवर्तित हो रहा है, निर्गत स्तर मतलब आउटपुट लेवल परिवर्तित हो रहा है, उसी तरह से ये कॉस्ट भी बदल रही है, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, वेरिएबल कॉस्ट। आ रही है बात समझ में, कितना होकर के निकल के आ रहा है देखो। तो ये आपका हो जाती है स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत, ये हो जाती है कुल परिवर्ती लागत, और इन्हीं दोनों को मिला दिया तो आपको मिल जाती है कुल लागत। आप ये टेबल बना करके आ जाओगे अपने मन से। अब आप सोचोगे कि सर ये 20 ही रखना है क्या, जब आप ऐसा प्रश्न पूछते हो तो मैं आपके हाथ जोड़ लेता हूं, मैं सोचता हूं कि यार ये लड़का कितना ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं ना जो समझ कर नहीं पढ़ते, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मजाक की बात नहीं है, आप समझिए कि भाई फिक्स कॉस्ट में कुछ भी रख लो यार, 20 की जगह 10 रख देते तो कुछ नुकसान थोड़ी हो जाएगा। लेकिन ये मत कर देना कि यहाँ पे 10 रखा तो आगे 20 कर दो, जो भी रखोगे उसको फिक्स्ड रखना रहेगा। और टीएफसी में क्या होगा, टीएफसी में भी जो लोगों ने थोड़ी बहुत ठीक से पढ़ाई की उनको समझ में आता है यार कि पहले जो है ना लागत बहुत तेजी से बढ़ेगी, फिर एकदम से घटना स्टार्ट हो जाती है, एक लेवल तक घटती चली जाती है, फिर क्या हो जाता है, फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तेजी से। तो देखो ये क्यों होता है, ये कुछ लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की तरह ही प्रोडक्शन में पढ़ा होगा। जब हम लोग किसी भी एक इकाई को और खर्च करते चले आते हैं, लगाते चले जाते हैं, तो उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं मिल रहा होता है, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी गिर रहा होता है। ये सारी बात हम लोगों ने 3rd चैप्टर में की हुई थी व्यष्टि अर्थशास्त्र में, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो कुल मिला करके क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 10 इकाई बढ़ा, फिर यहाँ पर 8 ही बढ़ा, फिर यहाँ पर 6 ही बढ़ा, फिर 5 ही बढ़ा, फिर 4 ही बढ़ा, तो घटता चला जा रहा है, ठीक है, अगली इकाई के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ, गेम बदल गया, यहाँ पे 6 बढ़ गया, फिर 8 बढ़ गया, फिर 13 बढ़ गया, फिर 15 बढ़ गया, और फिर 20 बढ़ गई। तो फिर बहुत तेजी से कॉस्ट बढ़ने लग जाती है, क्योंकि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है कुछ इस तरह से भाग रहा होता है ऊपर की तरफ। जिन्होंने ठीक से पढ़ाई की है उनको समझ में आ गया होगा, जिन्होंने अपनी क्लास की वीडियोस देखे उनको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। बढ़ते हम लोग आगे, क्या आ रहा है, सार्वजनिक आय के साधनों को लिखिए। सार्वजनिक आय क्या होती है, सरकार की आय, एक तरह समझ लीजिए बजट में जो जो स्रोत होते हैं, ठीक है। ये सारी कहानियां हैं, इस कहानी से बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग देखोगे तो हम लोगों ने इसकी बात की हुई थी। 2 तरह से होता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, डरने की बात नहीं, मैं आपको हिंदी में बता दूंगा। यहाँ पर आपकी होती है राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, यहाँ पर आपकी होती है पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। सरकार को आमतौर पर होने वाला जो भी पैसा आ रहा होता है उसको राजस्व प्राप्तियों में डाला जाता है। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा, अच्छा तो सबसे पहले तो सरकार टैक्स लिया करती है, कर आता है। कर भी 2 तरह का होता है, डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष। इसके अंदर क्या क्या होता है वो भी लिख सकते हो, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि अभी ये सब बढ़ा करके आप सबसे पहले तो इनडायरेक्ट में लिख दिया करो जीएसटी, ठीक है। और उसके बाद रेवेन्यू रिसीट्स में दूसरा क्या होता है, सरकार बहुत सारा फाइन भी तो लगाती है भाई। कोरोना के टाइम पर दिल्ली में 2000 रुपये का फाइन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक, तो फाइन्स हो जाते हैं। सरकार ने किसी को उधार दिया होता है, उस पर सरकार को इंटरेस्ट मिल रहा होता है। सरकार बहुत सारी सर्विसेज देती है, रेलवे में आप टिकट खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो, तो वो पैसा किसके पास जाता है, सरकार के पास जाता है। फिर सरकार की बहुत सारी कंपनीज हैं, ONGC, फलाना ढिकाना, इन सारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी है, तो इन कंपनियों को फायदा होता है, तो उस फायदे का यानी कि उस लाभ का अंश मिलता है, तो लाभांश यानी कि डिविडेंड इनकम भी मिल जाती है। तो ये जो डिविडेंड लिखा हुआ है वो भी सरकार को मिलता है। लेकिन ये सारी चीजें क्या है, सरकार के रोजमर्रा के कामकाज से मिल रही होती है, तो इसीलिए इनको हम लोग बोल देते हैं राजस्व प्राप्तियां। अच्छा, अब राजस्व प्राप्तियां तो हो गई, तो आप कहोगे कि पूंजीगत प्राप्तियों में क्या होता है, तो आप कहो नहीं, आप देख लो कि लिखा क्या हुआ है ना, आपको तो दिख ही रहा है, लेकिन उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में सबसे पहले हमारी अब समय की जो सरकार है बहुत ज़्यादा दम लगा रही है विनिवेश करने में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार की बहुत सारी संपत्तियां हैं, एयर इंडिया सरकार कह रही है इसको बेचो, सरकार की बहुत सारी कंपनीज है, सरकार कह रही है इसको बेचो या इसमें अपनी हिस्सेदारी को कम करो। तो जब सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करेगी तो भविष्य में जो पैसा उससे उस कंपनी की वजह से मिल सकता था वो नहीं मिलेगा, लेकिन अभी तो मिलेगा। तो अभी जो मिलेगा तो वो क्या हो जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। तो पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य रूप से क्या हो रहा होता है, या तो आपकी परिसंपत्तियां कम हो रही होती हैं या फिर आपका उधार बढ़ रहा होता है। तो उधार को हम लोग क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स लिखा हुआ है। प्रोविडेंट फंड भी एक तरह का सरकार उधार ले लेती है, यहाँ से लोग पैसे जमा करते हैं, सरकार उसी से अपनी गतिविधियां चला रही होती है। और ये है रिकवरी ऑफ लोन्स, सरकार ने किसी को ब्याज पर
पैसे दिए हुए थे तो जो ब्याज मिल रहा था वो तो रेवेन्यू रिसीट्स में आ रहा था, इंटरेस्ट रिसीट्स, यानी कि ब्याज जो आपको मिला। लेकिन जब मूलधन वापस मिला तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिकवरी ऑफ लोन्स। तो ये सारी कुल मिलाकर के सरकार की क्या हो जाती है, सार्वजनिक आय के स्रोत हो जाते हैं। तो देखो कर से प्राप्त आय, कर में बहुत सारे, सबसे मेन तो है वो सरकार का कर ही होता है। फिर गैर कर आय में बहुत सारी चीजें, मैंने बोला था शुल्क लगा रही है। दरें क्या होती है, स्थानीय सरकारें मुख्य रूप से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, नगर निगम है, नगर पंचायतें हैं, जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत है, ये अपनी अपनी सीमाओं के अंतर्गत बनी अचल संपत्ति पर जो टैक्स लगाती है उसे रेट्स कह देते हैं, दरें कह देते हैं। ये हो जाता है। दंड, सरकार ने किसी के ऊपर कुछ और दंड लगा दिया है ना, सरकारी नियमों का उल्लंघन करने पर, हेलमेट नहीं पहनने पर, इस तरह की चीजों पर भी लगता है, तो वो दंड से भी सरकार को पैसा मिल जाता है। फिर कई लोग सरकार को उपहार भी देते हैं आवश्यकता पड़ने पर, और देश का युद्ध पर चला गया देश तो सरकार कई लोगों की सैलरी बोल देती है कि एक एक दिन की सैलरी दे दो, इस तरह की चीजें आ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप आराम से एक करके देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, उतना समझने की जरूरत नहीं है। ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे बना करके आ जाओगे तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, उसको लगेगा कि इस बच्चे को पूरी क्लैरिटी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।